नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम, जो मुद्दा है कि अब बहुत सारे लोग भारत में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, इवन स्टार्टअप के चीफ भी कह रहे हैं कि भारत में एम्प्लॉयज़ की सैलरी का 50% तो अब सिर्फ और सिर्फ ईएमआई के अंदर जा रहा है, किस्तें चुकाने में जा रहा है साहब। और ये बहुत ही एक किस्म से खतरनाक मोड़ आ गया है, जिसे क्या कहते हैं। साथ में नेटो की जो इंटरफेरेंस है, उसकी वजह से यूक्रेन में कोई डील नहीं हो पाएगी, ऐसा डर यूक्रेन के खासतौर से रशिया के जो लावरोव साहब है विदेश मंत्री, उनको है। और ट्रंप भी शायद सोच रहे हैं कि नेटो उसको डीरेल करना चाहता है। कुछ और खबरें हैं वो लेके आते हैं, तो आप सबका स्वागत है। अब बहुत सारे जो भारत में जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि भाई एक बहुत बड़ा क्राइसिस भारत में आ गया है, हमें उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है और हालात बद से बदतर हो रहे हैं। उनका कहना है कि शहरों में जो लोग सैलरी मिल रही है, उस सैलरी का 50% हिस्सा तो उनका ईएमआई चुकाने में चला जाता है। और जो पहले नौकरी में जो एनुअल ग्रोथ होती थी, वो 5% से कम पर आ गई है, 4%, 3%, 5% पे आ गई, जबकि पहले 10 से 20%, 25% तक एनुअल ग्रोथ होती थी। लोग एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी पे चले जाते थे। अब तो नौकरी छोड़ने के भी लाले पड़े हुए, क्योंकि एक नौकरी छोड़ दी तो बाकी कहाँ जाएंगे, नौकरी तो है ही नहीं कहीं पर, तो क्या नौकरी करेंगे फिर अल्टीमेटली। तो बहुत सारी चिंताएं इस समय लोगों के सामने आ गई हैं। साथ में जो भारत सरकार बड़े दावे करती है कि बैंकों से जो लोन ले रहे हैं लोग, उसकी संख्या बढ़ रही है, एजुकेशन लोन की संख्या बढ़ रही है, घर बनाने के लोन की संख्या बढ़ रही है, कार लोन की संख्या बढ़ रही है। ये लोन लेना जो है अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, दरअसल आपकी हेल्दी इकोनॉमी को नहीं दर्शा रहा है, बल्कि मजबूरी तो है, लेकिन उस मजबूरी के चक्कर में लोग अपनी सैलरी का आधा हिस्सा अब ईएमआई को चुकाने में ले रहे हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल ऊंचा रखना है, चस्का लगा हुआ है, गाड़ी भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, छोटा मोटा घर भी चाहिए। घर तो खैर अब बाहर ही हो गया, उस लिमिट से खरीद ही नहीं सकते हैं। बच्चों की अच्छे स्कूल के अंदर फीस देनी है, इलाज अच्छी जगह कराना है, हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे देने हैं, और इसके अलावा बाकी जो रोज़ाना के खर्चे हैं, वो तो अलग हैं, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो सब कह रहे हैं कि भाई अल्टीमेटली जितनी भी सैलरी मिलती है उसका 50% तो ईएमआई में जा रहा है, क्रेडिट कार्ड का लोन चुकाने में या दूसरा लोन चुकाने में है। अब इस बात पर बड़ी चिंता जाहिर की गई है और इस समय एक बड़ी बहस छिड़ गई है पूरे के पूरे इंडिया के वर्किंग डोमेन के अंदर कि भाई एक बहुत बड़ा डीस्टेबलाइजेशन आ गया है इस टाइम। और ये डीस्टेबलाइजेशन बहुत खतरनाक है इस समय, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, डरावना है ये स्केरी है एक्चुअली। वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी में उतार चढ़ाव तो आता है, लेकिन ये जो उतार चढ़ाव है कि जहां पर आपकी सैलरी का, आपकी तनख्वाह का 50% हिस्सा आपका ईएमआई में जा रहा है, और आप एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लोन, तीसरे को चुकाने के लिए चौथा लोन, और फिर उसके बाद वो बाउंसर्स आएंगे, आपकी गाड़ियां उठा के ले जाएंगे, आपका घर जब्त कर लेंगे या आपको टॉर्चर करेंगे। वो केसेस भी सामने आ रहे हैं सारे के सारे। तो कर्मचारियों के ऊपर बहुत तनाव आ गया है। ये बड़ा स्केरी है भाई। ये जो डरावना एक वातावरण इंडिया में बन रहा है, ये खौफनाक है। ये आप सोचिए कि 40 से 50% और कई केसेस में 55-60% तक का हिस्सा जो है वो ईएमआई के अंदर जा रहा है, बीमा का प्रीमियम उसको चुकाने में जा रहा है। बल्कि मैं तो खुद कहूंगा, आज से 3-4 साल पहले जो मेरा क्या कहते हैं कि बीमा का प्रीमियम था, मुश्किल से 10-15 हजार रुपए था महीने का, या 20,000 से ऊपर नहीं जाता था। अब ये प्रीमियम 1 लाख रुपए पे आ गया है। यानी कि एक एक साल के अंदर इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है कि हम वो पेमेंट कहां से करेंगे। आप सोचिए, 1 लाख रुपए 4-5 साल के अंदर 5 गुना बीमा का प्रीमियम बढ़ गया, हेल्थ प्रीमियम बढ़ गया है। गाड़ियों का जो इंश्योरेंस है, चाहे 3 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, उनका भी बढ़ गया है। और हेल्थ तो इस टाइम बहुत तकलीफ देने वाली है। बच्चों की जो फीसें हैं सारी स्कूल की, हेल्थ सर्विसेज जो है और बाकी जरूर खर्चे हैं, उसको लेके सारे परिवार चिंतित हैं।
और इसको कहा जा रहा है कि बड़ा डरावना वातावरण हो गया है कि हम कैसे गुजारा करें। ये तो तब है कि जब मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं। इसमें यहाँ पर घर खरीदने की तो बात ही छोड़ दो, सिर्फ कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल और बाकी चीज़ें जो ज़िंदगी में चाहिए उसके लिए गुजारा नहीं हो रहा है, तो बाकी कहाँ से आएंगी। इसलिए आपने देखा कि अचानक से घरों की अंदर जो बिक्री है, छोटे घरों की जो बिक्री है, जो 50-60 लाख तक के घर होते हैं, वो हो ही नहीं रही है, बिल्कुल डंप में चली गई है। लेकिन जो 1 करोड़ से ऊपर के घर है वो ज़्यादा बिक रहे हैं, क्योंकि जिसके पास पैसा है, एक 5% का तबका इंडिया में है, वो बहुत सारा पैसा है, तो वो एक क्या 4 मकान खरीद सकते हैं, उन्हें पैसे की चिंता नहीं है। लेकिन जो आम आदमी सपोज करो एक 10 लाख रुपए एक साल का कमाता है, 12 लाख कमाता है, 1 लाख रुपए महीना करता है, उसका भी 40-50 हज़ार रुपये ईएमआई में जा रहा है, तो करेगा क्या? उसमें मकान तो है ही नहीं ना। अब पिछले 10-15 सालों में क्या है कि लोगों ने अपना स्टैंडर्ड तो बढ़ा लिया, बड़े बड़े महंगे मोबाइल ले लिए, टैब्स ले लिए, लैपटॉप ले लिए, कारें ले ली, ड्राइवर रख लिए, उसके बाद बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल्स में डाल दिया, उसकी बड़ी बड़ी उनकी क्या कहते हैं कि सारी की सारी फीसें हैं। फिर आजकल इंटरनेशनल भी बड़ा ट्रैवल करते हैं, तो लोग लोन लेते हैं क्रेडिट कार्ड पे या किस पे, लोन लेके विदेश यात्रा करके आएंगे, 5 दिन की 7 दिन की, खुश हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर 5 साल तक उसके पैसे चुकाते रहेंगे। अब कटौती करना शुरू हो गया है लोगों के द्वारा। अब लोगों को ध्यान आना शुरू हो गया, भैया लाइफस्टाइल अब बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते। हमारी महत्वाकांक्षा है, हमारी आकांक्षा है, हमारी जो भी इच्छाएं हैं, लेकिन नौकरी तो बदलने का अब चांस नहीं है, क्योंकि नौकरी है ही नहीं कहीं पर। तब आप क्या करोगे? तो अब रियलिस्टिक होना पड़ेगा। और अब जो संकट आया है सामने, इस संकट के चक्कर में लोगों ने अब खर्चा करना बंद किया है। आपको कभी कभी कोई एक बाउट मिलता है, क्या कहते हैं कि खर्चे का, जब आप देखते हैं कि हाँ त्योहारों के मौसम के अंदर खर्चे बढ़ जाते हैं लोगों के, और आपको लगता है कि इंडिया तो बड़ा अमीर हो गया। इन एक्चुअलिटी वो त्योहार लोगों को और गरीब कर देते हैं और क्रेडिट कार्ड के चंगुल में धकेल देते हैं। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा तो सिर्फ सोने को गिरवी रखकर भारतीयों ने दिया है, और ये तो बैंकों को दिया है। जो बाकी छोटे मोटे सुनियारों को देके, गोल्ड ज्वेलर्स को देके जो लोन लेते हैं, वो तो अलग लोग हैं। ये तो सरकारी बैंकों के अंदर गोल्ड क्या कहते हैं कि गिरवी रखकर जो सोना का वो लिया है, क्या कहते हैं कि लोन लिया है, 2.5 लाख करोड़। ये इस डिस्ट्रेस को दिखाता है, इस निराशा को दिखाता है। अब आते हैं एक दूसरे मुद्दे के ऊपर, कि वो ये है कि जयशंकर साहब ने क्या कहते हैं कि धमकी दी है कि भाई अगर आपको हमारा महंगा बेचना सूख और तेल पसंद नहीं है तो भैया मत खरीदो, मत खरीदो। धमकी दे दी है साहब, अमेरिका को धमकी दी है। तो जयशंकर साहब तो वैसे भी अपनी बदतमीजी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, और उनको तमीज़ तो है नहीं बात करने की। और अब अमेरिका को धमकी दे के कहते हैं कि हाँ हम तो महंगा तेल बेच रहे हैं, अगर तुमको नहीं पसंद तो मत खरीदो, इफ़ यू डोंट लाइक इट डोंट बाई इट। तो अमेरिका इसका जवाब देगा, जल्दी देगा, इस बदतमीजी का भी जवाब देगा। और भारत के द्वारा जो ये एटीट्यूड अब लाया गया है, इसका भी जवाब अमेरिका ज़रूर देगा, ऐसा मेरा अनुमान है। उसमें बहुत ज़्यादा देर नहीं होगी। और आज 25 तारीख हो गई है, तो सिर्फ 1.5 दिन बचा है। 1.5 दिन के बाद 50% के प्यूनिटिव टैरिफ इंडिया पर लग जाएंगे। 25% टैरिफ और 25% को सेकेंडरी सैंक्शंस बोला जा रहा है, कि इंडिया के ऊपर भी सेकेंडरी सैंक्शंस लग रही हैं। इसके बाद एक खबर और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में 5-6 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किए गए हैं। और 13 साल के बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार क्या कहते हैं कि बांग्लादेश गए हैं। इससे पहले एक दूसरे हिना रब्बानी शायद वहाँ पर गई थी, उसके बाद कोई भी नहीं गया है। लेकिन अब कई मुद्दों के ऊपर इनके आपस में समझौते हुए हैं, और इसमें कोई जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई है। वीज़ा में छूट देने की बात की गई है जो उनके ऑफिशियल्स हैं। इसके साथ में जो उनकी फॉरेन सर्विसेज की जो अकेडमीज़ हैं उसमें कोऑपरेशन की बात है। न्यूज़ एजेंसीज हैं दोनों देशों की, उसमें आपस में क्या कहते हैं कि कोऑपरेशन बढ़ाने की बात है। और कुछ और भी चीज़ें हैं, और उसमें ट्रेड को बढ़ाने की बात की गई जो अभी तक $1 बिलियन का है, और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात की गई है। देखते हैं अब प्रैक्टिकली क्या होता है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो है रिश्ते हैं वो थोड़े से मजबूत होते हुए हमारे सामने नज़र आ तो रहे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इस बीच में यूक्रेन वॉर के अंदर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने, लावरोव साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि नेटो देश जो है वो
विघन डाल रहे हैं। ना केवल विघन डाल रहे हैं बल्कि कहा जाए तो उसको डीरेल करना चाहते हैं, उसको फेल कर देना चाहते हैं। ये उसका एक बहुत बड़ा कारण मैं बताऊं, वो ये है कि सब ने अपनी जो हथियारों की फैक्ट्रियां लगाई हुई है ना, तो उनके हथियार बिक रहे हैं, गोला बारूद बिक रहा है और किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि वॉर रुक जाए। दरअसल जब बाकी मुल्कों में लोग मारे जाते हैं तो यूरोपियंस को और अमेरिकन को फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क तब पड़ेगा जब उनके अपने लोग मरेंगे। इसलिए अभी नेटो कंट्री में बड़ी आग लगी हुई है कि हम तो रशिया से वॉर लड़ेंगे, हम उसको सबक सिखाएंगे। लेकिन इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि भाई रशिया ने अभी तक वो हथियार इस्तेमाल ही नहीं किए जो उसको इस्तेमाल करने चाहिए थे, या जो उसने अब संभाल के नेटो देशों के लिए रखे हुए हैं। और बढ़ा चढ़ाकर नकली खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि ये युद्ध खत्म हो गया तो पहले इसने यूक्रेन को हथियाया है, हड़पा है, उसका पार्ट हड़प लिया ईस्टर्न यूक्रेन, अब ये उसके बाद नेटो कंट्री है उनको भी हड़प लेगा। तो ये नकली खौफ पैदा करना वेस्ट का काम है। जैसे इराक के अंदर खौफ पैदा किया था कि वहाँ तो एटम बम है, पता नहीं क्या क्या है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, कुछ नहीं निकला। लीबिया में बोला बहुत कुछ है, कुछ नहीं निकला। सीरिया में बोला बहुत कुछ है, बर्बाद कर दिया सबको, कुछ नहीं निकला। ये एक तरीका है उनका दूसरे को बर्बाद करना हो। जैसे अब ईरान को बर्बाद करना चाहते हैं कि ईरान के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, एटम बम है, हम उसको बनाने नहीं देंगे। तो इस किस्म की चीज़ें होती हैं। इनका काम खौफ पैदा करना है और अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाना है। लेकिन अगर ये इस बार भिड़ गए तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि इस बार रशिया का प्रेसिडेंट गोर्बाचोव नहीं है, उसका नाम व्लादिमीर पुतिन है और वो तुम्हारी कब्र खोद देगा। अगर तुमने ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश की, जो यूरोपियन देश हैं, तो इनकी कब्र खुद जाएगी। लंदन की हो, पेरिस की हो, रोम की हो, फ्रैंकफर्ट की हो, इन सब की कब्र खुदते आप देखोगे और हज़ारों लाखों लोगों को मरते भी देखोगे। इसी के साथ आज्ञा लेते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद ज़रूर कीजिएगा ताकि हम अच्छी रिपोर्टिंग जो करते हैं उसको एनकरेजमेंट मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद।